एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 8 मार्च के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, थेयम और कालियट्टम इज अ रिचुअल डांस परफॉर्म्ड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो ये पर्टिकुलर डांस कौन से स्टेट का है, आपको ये बताना है। तो एक तरह का ये 800 साल पुराना रिचुअल डांस जो कि परफॉर्म किया जाता है केरला स्टेट में, ठीक है। और इसमें एंशियंट ट्राइबल कल्चर्स को डिस्प्ले किया जाता है, ठीक है। अब केरला के बारे में दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले केरला में एक विलेज है जिसका नाम है कुंबालंगी। हाल ही में ये इंडिया का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज बन गया है, ठीक है। और ये विलेज कहाँ है? एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में। तो बेसिकली कैसे हो पाया? यहाँ पे एक कैंपेन रन कराया गया था जिसके अंदर में सैनिटरी नैपकिन का यूज़ कम करने के लिए मेंस्ट्रुअल कप्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया उन वुमेन को जो कि 18 या 18+ थी, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा जो कुंबालंगी है इसको एक और टाइटल मिला है, ये इंडिया का पहला मॉडल टूरिस्ट विलेज भी है, ठीक है। तो दो अब रिकॉर्ड इसके नाम हो चुके हैं। इसके अलावा एक डिस्ट्रिक्ट है केरला में जिसका नाम है कोल्लम। ये न्यूज़ में था अपने एक स्पेशल कैंपेन की वजह से जिसका नाम है द सिटीजन, ठीक है। क्या एम है इस पर्टिकुलर कैंपेन का? जो कोल्लम है इसको टोटली कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा। कब तक? 14 अगस्त मिडनाइट, ठीक है। तो वहाँ पे जो लोग हैं उनको एटलीस्ट जो बेसिक्स होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसको पढ़ाया जाएगा, उसके बारे में उनको जानकारी दी जाएगी कि फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, अगर आपको फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लॉइट हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप हाई कोर्ट कैसे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट कैसे जाएंगे, वहाँ पर आपके क्या अधिकार हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ठीक है। इसके अलावा अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डांस देख लेते हैं, वो कौन से स्टेट से एसोसिएटेड हैं, क्योंकि बार बार पूछा जाता है एज अ स्टेटिक जीके। तो सबसे पहला है इसमें भरतनाट्यम, बहुत फेमस है, ये तमिलनाडु का है। फिर सेकंड है कथक, ये बिलोंग करता है उत्तर प्रदेश को। फिर थर्ड है गरबा, ये है गुजरात से, बहुत सारे तो आपको आते ही होंगे। फिर है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी बिलोंग टू आंध्र प्रदेश। इसके बाद है फागुआ, फागुआ है झारखंड से। फिर ओडिसी है जैसे तो वो ओडिशा से हो जाता है, मणिपुरी है तो वो मणिपुर से हो जाता है, ये तो बताने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट है कथकली, ये है केरला से। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, सत्रिया, ये कहाँ से है? असम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद है झूमर, ठीक है। झूमर और घूमर ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं करिएगा। घूमर जो है ये राजस्थान का है और जो झूमर है ये हरियाणा से बिलोंग करता है, ठीक है। फिर इसके बाद है केरला से एक और जिसका नाम है मोहिनीअट्टम। इसके बाद नेक्स्ट है कोलट्टम, कोलट्टम है आंध्र प्रदेश का। तो ये फिर से कंफ्यूज नहीं करिएगा, कालियट्टम दूसरा चीज़ है, ये केरला से बिलोंग करता है, ठीक है, और कोलट्टम आंध्र प्रदेश का है। फिर इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट जम्मू कश्मीर से है रॉफ, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। और अब आपको कॉमेंट्स में बताना है कि कजरी डांस कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। याद रखिएगा सबसे ओल्डेस्ट डांस फॉर्म कौन सा है? भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड स्वदेश दर्शन अवार्ड्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने कंस्टिट्यूट किया स्वदेश दर्शन अवार्ड्स ताकि जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उनके एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया जा सके, ठीक है। तो अंडर दिस स्कीम जो टूरिज्म रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको डेवलप किया जाएगा, कहाँ पे? लगभग 500 टूरिस्ट डेस्टिनेशन के पास। और जो मिनिस्ट्री है इसके लिए सैंक्शन करती है 76 प्रोजेक्ट्स को टोटल 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, कितनी लागत के साथ? 5500 करोड़ रुपीस, ठीक है। देखिए इसके अलावा जन औषधि दिवस वीक का सेलिब्रेशन हाल ही में किया गया, एक हफ्ते का प्रोग्राम था ये, और इसमें जल औषधि बाल मित्र प्रोग्राम को कंडक्ट किया गया
टोटल 75 लोकेशंस में। ठीक है, इसका एम क्या था, जो बच्चे हैं उनको बाल मित्रास बना के जन औषधि स्कीम के साथ इंगेज करना, ताकि उनको बेनिफिट्स के बारे में पता चल सके प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में। ठीक है, इसके अलावा जब जन औषधि दिवस वीक का चौथा दिन था तो हेल्थ हेरिटेज वॉक्स ऑर्गेनाइज की गई टोटल 10 लोकेशंस में 9 सिटीज़ के अंदर। ठीक है, ताकि ये मैसेज स्प्रेड किया जा सके कि यहाँ पे क्वालिटी और अफोर्डेबल जेनरिक मेडिसिन अवेलेबल हैं जन औषधि केंद्रास में। ठीक है, तो ये जो इवेंट है कब शुरू हुआ, 1 मार्च 2022 को, और डॉक्टर मनसुख मांडवीय जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ है, साथ ही हमारे मिनिस्टर हैं केमिकल और फर्टिलाइजर के, इन्होंने पार्टिसिपेट किया हेल्थ हेरिटेज वॉक में। कहाँ से, पुराना किला इन न्यू दिल्ली। ठीक है, देखिए इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अप्रूव किया है स्कीम मॉडर्नाइजेशन प्लान 4, किसके लिए, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के लिए, और ये कंटिन्यू करेगी साथ में स्कीम मॉडर्नाइजेशन प्लान 3 के। ठीक है, तो अब ये जो नई स्कीम है ये रन करेगी फ्रॉम 2022 टू 2026, और लागत कितनी होगी, 1523 करोड़ रुपीज़। इम्प्लीमेंट कौन करेगा, ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये इक्विप करती है हमारे CAPF के जवान को विद द स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स एंड इक्विपमेंट, उनकी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो सिंपली पूछा जा सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है मॉडर्नाइजेशन प्लान 4 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के लिए, आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। Question number 3. Zaporizhia nuclear power plant, which was seen in the news recently, is located in which country? Actually ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये मेजर इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर है यूक्रेन का। ठीक है, और ये जो प्लांट है ये 40 to 42 बिलियन kWh मतलब किलो वाट आवर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि 1/5 ऑफ द एवरेज एनुअल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है यूक्रेन का। ठीक है, तो हाल ही में यूक्रेन ने ये क्लेम किया है कि जो रशियन मिलिट्री है उन्होंने सीज कर लिया है इस प्लांट को और शेलिंग शुरू कर दी है इसकी। ठीक है, याद रखिएगा ये लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है यूरोप का, इसलिए न्यूज़ में था। ठीक है, तो इस अटैक के बाद जो प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के मिस्टर जेलेंस्की, इन्होंने वेस्टर्न नेशंस को ये अर्ज किया कि वो नो फ्लाई जोन्स को सेटअप करें, ताकि जो यूक्रेन में सिविलियंस हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, साथ ही किसी तरह का न्यूक्लियर एक्सीडेंट प्रिवेंट किया जाए। लेकिन नाटो नेशंस ने बार बार इनके अर्ज करने के बाद भी, रिक्वेस्ट करने के बाद भी इस इनकी रिक्वेस्ट को खारिज किया है, और इन्होंने ये कहा है कि वो नो फ्लाई जोन नहीं इम्पोज करेंगे। ठीक है, बेसिकली क्या होता है नो फ्लाई जोन, ये एक तरह का एरिया होता है जो कि मिलिट्री पावर से स्टैब्लिश किया जाता है, और इसके ऊपर कोई भी अनऑथराइज्ड एयरक्राफ्ट ट्रेवल नहीं कर सकता है। ठीक है, अब न्यूक्लियर पावर की बात करें तो ये 5th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है हमारे इंडिया में, आफ्टर थर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स देख लेते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा पहला और ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन है, तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट। ठीक है, कहाँ पे है ये, महाराष्ट्र में। इसके बाद नेक्स्ट है ककरापर, ये कहाँ है, गुजरात में। फिर है थर्ड नरोरा, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन है यूपी में। फिर इसके बाद है कायगा, ये है कर्नाटका में। फिर नेक्स्ट है कुदनकुलम, ये है तमिलनाडु में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है चुटका, चुटका है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में ये एक और है जिसका नाम है भीमपुर। ठीक है, और फिर है हरिपुर, हरिपुर है वेस्ट बंगाल में। फिर महाराष्ट्र में एक और है जैतापुर। ठीक है, और एक लास्ट देख लेते हैं कोवाड़ा, कोवाड़ा है आंध्र प्रदेश में। याद रखिएगा सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है इंडिया का, आंसर है कुडनकुलम तमिलनाडु का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैज रिसेंटली विथड्रॉन कंसेंट टू द CBI टू इन्वेस्टिगेट केसेस इन द स्टेट। तो कौन सी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जिसने हाल ही में कंसेंट विथड्रॉ किया है, मतलब अब CBI स्टेट की परमिशन के बगैर वहाँ पे किसी तरह का इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं, आंसर है मेघालय। और इसी के साथ मेघालय 9th कंट्री बन गया है पूरे इंडिया का जिसने ये स्टेप लिया है। ठीक है, कौन सा पहला स्टेट था जिसने ऐसा किया था, मिजोरम, और इन्होंने अपना कंसेंट विथड्रॉ किया था 2015 में। ठीक है, और रेस्ट कौन से हैं, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल,
झारखंड, छत्तीसगढ़ और केरला। ठीक है, तो ये टोटल 9 स्टेट्स हैं जहाँ पे सीबीआई को अगर कोई भी केस का इन्वेस्टिगेशन करना है तो उसके लिए उन्हें स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा एक रिपोर्ट हाल ही में रिलीज की गई थी इंडिपेंडेंट कंसल्टिंग फर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के द्वारा। किस चीज़ पे? यूट्यूब के क्रिएटर इकोसिस्टम के ऊपर। तो इन्होंने बताया कि जो यूट्यूब का क्रिएटर इकोसिस्टम है वो इंडियन जीडीपी को कितना सपोर्ट किया 2020 में 6800 करोड़ रुपीस। ठीक है, इसी के साथ यूट्यूब ने लगभग 6,83,900 फुल टाइम इक्विवेलेंट जॉब प्रोवाइड की इंडिया के अंदर। और इसके अलावा नंबर ऑफ चैनल्स ऑन यूट्यूब जिनके पास 10 लाख सब्सक्राइबर्स हैं अभी प्रेजेंट में, वो कितने हैं? लगभग 40,000। ठीक है, तो एक तरह से यूट्यूब में बहुत अच्छी फील्ड देखी गई इंडिया के अंदर। तो सिंपली याद रखिएगा कि रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से कितना कंट्रीब्यूशन दिया है यूट्यूब क्रिएटर सिस्टम ने इंडियन जीडीपी के 2022 के डेटा में? आंसर है 6800 करोड़ रुपीस। इसके अलावा याद रखिएगा कि इंडिया की रैंक कितनी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 में? आंसर है 120। ठीक है, लास्ट ईयर कितनी थी? 117। तो ये जो इंडेक्स है ये मेजर करता है कि कंट्री का टोटल प्रोग्रेस कितना है टुवर्ड्स अचीविंग द 17 सस्टेनेबल गोल्स। ठीक है, और टॉपर कंट्रीज कौन सी थी? सबसे पहले प्लेस पे था इसमें फिनलैंड, फिर सेकेंड था स्वीडन, फिर डेनमार्क, फिर जर्मनी और उसके बाद बेल्जियम। इसके अलावा याद रखिएगा कि इंडिया की रैंक 3rd है इन टर्म्स ऑफ मोस्ट नंबर ऑफ बिलियनायर पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब 2021 में सबसे ज़्यादा बिलियनायर्स पॉपुलेशन की लिस्ट में हम लोग 3रे नंबर पे थे। ठीक है, और ये किसकी रिपोर्ट थी? एज पर द नाइट फ्रैंक्स लेटेस्ट एडिशन ऑफ द वेल्थ रिपोर्ट 2022। ठीक है, और ये जो लिस्ट है ये टॉप किसने किया? यूएसए ने, और सेकेंड प्लेस पे था चाइना। ठीक है, और 3rd प्लेस पे तो ऑब्वियसली हम थे। इसके अलावा हमने बहुत बार बात की है कि इंडिया की रैंक है 43rd इन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022। क्वेश्चन नंबर 5, यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट इज अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ विच स्पेस एजेंसी? तो हाल ही में नासा ने असेंबल करना शुरू कर दिया है यूरोपा क्लिपर के स्पेसक्राफ्ट को इसके फाइनल फेज के मिशन में। ठीक है, और ये लॉन्च किया जाएगा जुपिटर के मून यूरोपा के ऊपर कब? 2024 में। ठीक है, तो यूरोपा क्लिपर ऑर्बिट करेगा जुपिटर के अराउंड और यहाँ पे जाने के बाद बहुत सारे डेटा को गैदर करेगा कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, सरफेस के बारे में और इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नासा। ठीक है, इसके अलावा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने इंडियन आर्मी के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। कितनी लागत का? 3,131.82 करोड़ रुपीस। किसके लिए? कि अब भारत डायनेमिक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर करेगी और सप्लाई करेगी कोंकुर्स M एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को इंडियन आर्मी के लिए। ठीक है, और ये जो मिसाइल है ये लॉन्च किया जा सकता है दोनों तरीके से, मतलब BMP-2 टैंक से या फिर आप इसको ग्राउंड लॉन्चर से भी लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो कोंकुर्स M है ये मैन्युफैक्चर किए जाएंगे अंडर लाइसेंस एग्रीमेंट विद अ रशियन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। फाइन। देखिए, इसके अलावा एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है अटलस। इसको नासा फंड करता है। ये एक तरह का एस्ट्रॉइड डिटेक्शन सिस्टम है और रिसेंटली इसने एक नया माइलस्टोन अचीव किया है। ठीक है, क्या था वो? ये ऐसा पहला सर्वे बन गया है जो कि केपेबल है पूरे के पूरे इंटायर डार्क को सर्च करने में फॉर एवरी 24 आवर्स। किस चीज़ के लिए? फॉर नियर अर्थ ऑर्बिट्स। ठीक है, ऑब्वियसली जो नियर अर्थ ऑर्बिट्स होते हैं ये फ्यूचर इम्पैक्ट हजार्ड क्रिएट कर सकते हैं हमारे अर्थ के लिए। ठीक है, एटलस का फुल फॉर्म जनरली पूछा जाता है, क्या है? एस्ट्रॉइड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। ओके, एस्ट्रॉइड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। इसके अलावा हमने देखा था कि ऑस्ट्रिया पहली ऐसी यूरोपियन कंट्री बन गई है जिसने कि कोविड-19 वैक्सीन को मैंडेटरी बना दिया है। ठीक है, तो अब वहाँ के जो भी सिटीजन्स हैं उनके लिए मस्ट है कि वो मार्च 15, 2022 के पहले वैक्सीन लगवा लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्री लॉन्च द ल्यूनार रिकनेंस ऑर्बिटर LRO? तो ये एक तरह का नासा का रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट है जो कि ऑर्बिट करता है मून के अराउंड इन एन एसेंट्रिक पोलर मैपिंग ऑर्बिट। ठीक है, तो जो नासा का ल्यूनार रिकनेंस ऑर्बिटर है ये कैप्चर करेगा मून के सरफेस को विच इज टू बी स्मैक्ड बाय रॉकेट बूस्टर। कितनी स्पीड के साथ? 6000 मिनट्स पर आवर।
ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा ये प्रोजेक्ट किसका है, नासा का, तो आंसर क्या हो जाएगा, यूएसए। देखिए इसके अलावा यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने हाल ही में नॉमिनेट किया है केतांजी ब्राउन जैक्सन को, और इसी के साथ ये पहली ब्लैक वुमेन बन गई हैं पूरे यूएस हिस्ट्री में जो कि सर्व करेंगी नेशन के हाई कोर्ट को, ठीक है। और इसके पहले इन्होंने सर्व किया एज अ यूएस डिस्ट्रिक्ट जज, कब से कब तक, 2013 से लेके 2021 तक के लिए डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में, ठीक है। इसके अलावा यूएसए बेस्ड बोइंग ने हाल ही में डिलीवर किया है हमारा 12th P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी को, ठीक है। तो 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एडिशनल एग्रीमेंट किया था कि एडिशनल एयरक्राफ्ट्स डिलीवर किए जाएंगे इंडियन नेवी को, और ये यूज़ किए जाते हैं बाय इंडिया फॉर डिजास्टर रिलीफ एंड ह्यूमैनिटेरियन मिशंस, ठीक है। आपको कमेंट से बताना है कि MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स हमने कौन सी कंट्री से परचेज किए हैं। इसके अलावा कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कतर को डेजिग्नेट किया है एज अ मेजर नॉन नाटो एलाई, ठीक है। और ये डिसाइड किया गया था एक मीटिंग के दौरान, जब इनकी मीटिंग हुई थी व्हाइट हाउस में कतर के लीडर्स के साथ, ठीक है। इसके अलावा यूएई के बारे में याद रखिएगा कि इन्होंने अनाउंस किया है कि अगले साल से मतलब मिड 2023 से एक टैक्स इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम है फेडरल कॉरपोरेट टैक्स, ठीक है। तो जो भी बिजनेस प्रॉफिट $1,02,000 से ज़्यादा होते हैं उनको अब 9% से चार्ज किया जाएगा, ठीक है। क्या बता सकते हैं कि पहली ब्लैक वुमेन कौन है जिनको कि यूएस कॉइन में मिंट किया गया है? बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार हम लोग ने देखा है इसको, और ये डेफिनेटली एग्जाम में कभी ना कभी पूछा जाएगा। इसका जवाब आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च द अवार्ड फॉर कॉलेज लेक्चरर्स स्कीम? तो दिल्ली गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉन्च किया है अवार्ड फॉर कॉलेज लेक्चरर्स स्कीम, ताकि जो लेक्चरर्स का कंट्रीब्यूशन होता है उसको एक्नॉलेज किया जा सके, ठीक है। तो बहुत सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे इनको फाइनल किया जाएगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का फीडबैक क्या है, फिर क्या इंप्रूवमेंट है उनके रिजल्ट्स में, फिर रिसर्च वर्क उन्होंने क्या क्या कंडक्ट किए हैं, फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उनका क्या रोल था, और भी बहुत सारे एकेडमिक्स के एरियाज़ हैं जिनके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि अवार्ड किसको दिया जाएगा, ठीक है। तो हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने 17 लेक्चरर्स को ऑनर किया इनके आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए कॉलेजेस और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, फाइन। अब दिल्ली की बात करें तो दिल्ली गवर्नमेंट ने हाल ही में कंडक्ट की थी बिजनेस ब्लास्टर्स इन्वेस्टमेंट समिट और एक्सपो, और एम क्या था, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, ठीक है। तो इस इवेंट के अंदर में 100 या फिर उससे भी ज़्यादा बिजनेस आइडियाज़ को प्रेजेंट किया गया और शोकेस किया गया बाय द स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स, और इसी के साथ इनको एक अपॉर्चुनिटी दी गई कि अगर इनका जो प्रोजेक्ट है वो पसंद आता है इन्वेस्टर्स को तो वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं इन बच्चों के प्रोजेक्ट में, ठीक है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली है ये क्रिएट करेगी साइंस इनोवेशन हब, कहाँ पे, कौटिल्य इनक्लेव में एक स्कूल के अंदर, ठीक है। एम क्या होगा, इस इनोवेशन हब की हेल्प से जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी ग्रोइंग एजुकेशनल नीड्स को पूरा कर सकेंगे, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा इंडिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है हाल ही में, गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। इसमें टोटल 72 AC स्लो चार्जर्स हैं और 24 DC फास्ट चार्जर्स हैं, मतलब टोटल 96 चार्जिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, ठीक है। और ऑपरेट कौन करेगा इसको, इलेक्ट्रीफाई, और कहाँ पे है ये, जयपुर दिल्ली आगरा हाईवे पे, ठीक है। तो इसको माना गया है कि एक तरह का अल्ट्रा मॉडर्न चार्जिंग स्टेशन है जो कि सारे के सारे रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को मीट करता है जो सेट किए गए हैं बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि इंडिया का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ है हाल ही में, आंसर हो जाएगा गुरुग्राम हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 8, होलोंगी which was seen in the news recently is a city located in which state or union territory? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में ये डिसाइड किया है कि ये ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का वर्क आगे देखेंगे, और ये कहाँ पे है, होलोंगी में, जो कि है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो लगभग अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर से 15 किलोमीटर दूर है ये, और जो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा कितनी लागत के साथ, 645 करोड़ रुपीज़, और ये ऑपरेशनल भी हो जाएगा 15 अगस्त 2022 से, ठीक है। देखिए इसके अलावा फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ ने हाल ही में
20 इंडियन ग्रे हॉर्नबिल्स रिलीज किए हैं। कहाँ पे? गिर नेशनल पार्क में, और ये कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, तो बहुत डिकेड्स पहले ये स्पेशीज वहाँ से ऑलमोस्ट गायब हो चुकी थी, इस वजह से ये स्टेप लिया गया इनको फिर से यहाँ पे रीइंट्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, देखिए इसके अलावा सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन पूरी दुनिया में कहाँ है? इंडिया में, याद रखिएगा। ठीक है, कितने टाइगर रिजर्व्स हैं हमारे इंडिया में? 53। कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन है? मध्य प्रदेश, फिर सेकेंड नंबर पे आता है कर्नाटका, फिर उत्तराखंड, इसके बाद महाराष्ट्र और फिर तमिलनाडु। अगर आपसे पूछते हैं कि कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, आंसर हो जाएगा कॉर्बेट। आपको बताना है कमेंट्स में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में है। ठीक है, इसके बाद अगर पूछते हैं पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है इंडिया का, याद रखिएगा बांदीपुर। बांदीपुर है कर्नाटका में। उसके बाद सबसे नया टाइगर रिजर्व कौन सा है इंडिया का, जिसको अभी 2021 में ऐड किया गया है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क, और ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। याद रखिएगा जो काजू वैली वेटलैंड है, इसको हाल ही में बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया है। आपको कमेंट्स में बताना है कि 47th रामसर साइट ऑफ इंडिया क्या है। ये न्यूज़ में भी था अभी कुछ दिन पहले। कुछ इंपॉर्टेंट अगर नेशनल पार्क्स की बात करें तो सबसे पहला इसमें नामदफा। नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। फिर है इसमें अरुणाचल प्रदेश से ही एक और है पक्के टाइगर रिजर्व। इसके बाद है बांदीपुर और भद्र, दोनों के दोनों कर्नाटका में है। फिर है पेरियार, ये केरला में है। उसके बाद मध्य प्रदेश से बहुत सारे हैं, फॉर एग्जांपल कान्हा, पेंच, पन्ना और बांधवगढ़, ये सारे मध्य प्रदेश से हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सिमलीपाल और सटकोशिया, ये दोनों उड़ीसा से हैं। ओके, फिर एक इम्पॉर्टेंट है अमराबाद। अमराबाद है तेलंगाना में। फिर नेक्स्ट है सुंदरबन और बक्सा, ये दोनों वेस्ट बंगाल में है। फिर दुधवा और पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है। राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है। और अनामलाई और मुडुमलाई तमिलनाडु में है। ठीक है, और राजस्थान से भी बहुत सारे हैं, फॉर एग्जांपल रणथंबोर, सरिस्का और मुकुंदरा। ये सारे टाइगर रिजर्व एक बार हम रिवाइज कर चुके हैं पीछे, अभी 10 दिन के अंदर अंदर, आपको अगर याद हो तो। आपको कमेंट्स में बताना है कि ओरांग नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है। ये भी न्यूज़ में था अभी कुछ दिनों पहले। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रज होली महोत्सव इज होस्टेड बाय द टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट। तो ये 3 दिन का होली का फेस्टिवल होता है ब्रज होली महोत्सव, और ये कौन सेलिब्रेट करता है? टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान। ठीक है, कब से कब तक सेलिब्रेट करेंगे ये? 12 मार्च से 14 मार्च। तो ये जो सेलिब्रेशन इवेंट है ये बहुत सारी सिटीज़ में कंडक्ट कराया जाता है, फॉर एग्जांपल भरतपुर, डीग और कमान सिटीज़। एम क्या होता है? वहाँ के टूरिस्ट को बेसिकली इंटरटेन कराना विद द वेरियस कलर्स और इवेंट्स। ठीक है, अब अगर राजस्थान की बात करें तो हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली ने फाउंडेशन स्टोन रखी थी पूरी दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की। कहाँ पे? जयपुर में। ठीक है, याद रखिएगा ये सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम होगा इंडिया का। ओके, इसके अलावा इंडिया ने इंग्लैंड को हाल ही में हराया है और जीत लिए हमने 5th टाइटल एट अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022। ठीक है, कौन कैप्टन थे? यशदुल, और इसी के साथ यशदुल 5वें ऐसे कैप्टन बन गए हैं जिन्होंने इस टाइटल को जिताया है। और रेस्ट 4 कौन है? मोहम्मद कैफ, विराट कोहली, उन्मुक्त चंद और पृथ्वी शॉ। ठीक है, याद रखिएगा इंडिया के प्लेयर हैं राज अंगद बवा, इनको प्लेयर ऑफ द मैच बनाया गया था आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द झारखंड फूड सिक्योरिटी स्कीम ईच फैमिली मेंबर इज इंटाइटल्ड टू रिसीव 1 kg ऑफ पल्सेस एट व्हाट प्राइस। तो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने ये डिक्लेयर किया कि स्टेट के फूड सिक्योरिटी स्कीम के अंदर में अब हर फैमिली मेंबर को 1 किलो की दाल दी जाएगी। किस प्राइस पे? 1 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, और जो कॉस्ट पड़ेगी पूरे डिस्ट्रीब्यूशन की वो कौन उठाएगा? स्टेट। ठीक है, तो इसके लिए एस्टिमेटेड लागत कितनी रख दी गई है? 2552.58 करोड़ रुपीज़ पूरे फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेके 23 तक के लिए। ठीक है, देखिए इसके अलावा विंग्स रिपोर्ट 2022 हाल ही में रिलीज हुई है। कौन रिलीज करता है? सेव द चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन, हर 4 साल पे। ठीक है, तो इसमें उन्होंने ये बताया कि
कि सिर्फ 33% ऑफ इंडियन गर्ल्स ऐसी थी जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड किया पूरे लॉकडाउन में, ठीक है। और 2/3 लोग ऐसे हैं इंडिया में जो कि हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए अभी भी फाइट कर रहे हैं, ठीक है। उनको मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर हेल्थ नहीं मिल पा रही है। तो सिंपली इस रिपोर्ट से याद रखिएगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है विंग्स रिपोर्ट। आंसर है सेव द चिल्ड्रन। ये भी याद रखिएगा कि हर 4 साल पे होती है, हर साल नहीं होती है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चन हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ने हैं और यहाँ पर आपको वीडियो पॉज करना है। एक एक करके ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कॉन्सिस्टेंट और पेशेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम उसको पूरी कोशिश करेंगे इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम लोग मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह, कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.